Welcome to this lecture. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badayu. Today, in this video lecture, I will cover about the Wheatstone Bridge. Wheatstone एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक ब्रिज बनाया जिसमें 4 रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में लगाया और 4 रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में लगाकर एक चतुर्भुज बनाया और जिसकी हेल्प से आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो या जो बाकी के जो ब्रिज हैं जैसे पॉइंटोमीटर है और मीटर ब्रिज है, ये सब ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस ब्रिज की इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कैसा है, कैसे वर्क करता है और क्या क्या इसके एप्लीकेशन है। चलिए देखिए, इस ब्रिज के अंदर 4 रेजिस्टेंस, एक बैटरी और एक गैल्वेनोमीटर होता है, धारामापी। गैल्वेनोमीटर का काम है एक ऐसे पॉइंट को फाइंड आउट करना जो नल पॉइंट होता है, जिसको हम लोग बैलेंसिंग पॉइंट भी बोलते हैं, जहां पर कोई भी डेविएशन या कोई भी करंट सर्किट के अंदर फ्लो नहीं होती, मीन्स इसकी जो रीडिंग है वो 0 आती है। तो चलिए आप देखते हैं कि धारामापी का जो डायग्राम है और जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कैसे ये काम करता है। जो बेनिफिट है सबसे बड़ा, अगर आपके पास 4 रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में हैं तो 3 रेजिस्टेंस आपको पहले से पता है, तो एक रेजिस्टेंस इस डायग्राम में देखिए वेरिएबल बना जिसमें एरो लगा हुआ, इसको वेरिएबल बोलते हैं, फ्लेक्सिबल है। तो आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को, वेरिएबल इन द सेंस कि आप 1 2 3 अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, तो इसकी हेल्प से आप एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। मीन्स इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, ये जो रेजिस्टेंस है इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, और जो RX जो अननोन रेजिस्टेंस था ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस कंडीशन कब होगी कि ये तभी बैलेंस होता है चारों रेजिस्टेंस जब इस जो बीच में जो धारामापी लगी होगी, जो गैल्वेनोमीटर लगा होगा, उसमें कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है तो उसमें कोई डेविएशन, कोई करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो नहीं होनी चाहिए इस लाइन के अंदर, तभी हम बोलते हैं कि चारों जो रेजिस्टेंस है वो बैलेंस में है। आज उसकी जो कंडीशन होगी, बैलेंस करने की जो कंडीशन है, ये 2 आर्म्स बने हुए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। देखिए आप इसमें देख सकते हैं 2 मेजर पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो 2 भुजा हैं अलग अलग, एक भुजा ये बनेगी, एक भुजा ये बनेगी। तो जो 2 अलग अलग आर्म्स बनी हुई है, उन दोनों के जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। इक्वल इन द सेंस कि जो R1 होगा वो R3 के बराबर होगा और जो R2 होगा वो RX का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो इस डायग्राम में देखिए आप R1 R3 एक साथ है और R2 RX एक साथ है। कब? जब यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होती, डेविएशन में ये स्ट्रेट लाइन करंट आएगा, कोई डेविएशन ना लेफ्ट में आएगा ना राइट में आएगा, 0 आएगा। तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें चारों जो रेजिस्टेंस है वो बैलेंसिंग मोड में होते हैं। तो आप देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। ये जो एक्सप्रेशन आपने लिख दिया डायरेक्टली कि R1 R3 और R2 RX बराबर होते हैं, ये कैसे बराबर होते हैं ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये जो आपने पहले जो प्रिंसिपल डिस्कस किया है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, किरचॉफ का जो लॉ है करंट वाला, वोल्टेज का, वो सेम लॉ यहाँ पर भी अप्लाई होता है और उसी लॉ के जो अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और कैलकुलेट करेंगे कि ये जो डेरिवेशन है ये कैसे आया। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सेम डायग्राम है। करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगी, ये I करंट फ्लो होगी यहाँ से। इस 2 पार्ट में करंट जाएगी, एक इधर जाएगी और एक इस रेजिस्टेंस में जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ ये करंट इधर से I थी, ये इधर I1 होगी और ये इधर I2 होगी। इसको मैं I2 लिख देता हूँ इधर रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये इधर I1, ये I1 करंट हो गया हमारे। अब आप देखना कि मैंने पहले ही बोल दिया कि जब ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, G लगा हुआ है, जिसमें कोई करंट नहीं होगी, 0 करंट होगी, कि जो करंट इधर आएगी ये जंक्शन पॉइंट है। और किरचॉफ का जो नियम कहता है वो ये कहता है कि इस पॉइंट पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट कैसी होगी, बराबर होगी। सेम ये एक पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, इधर से जो करंट आएगी वो इधर जाएगी। तो I1, अगर ये I1 करंट था तो ये I3 के बराबर हो जाएगी। आप ये जो लिखा हुआ है लाइन, और जो ये I2 है इधर IX है, ये दोनों करंट आपस में क्या होंगे, बराबर होगी। ये KCL के अकॉर्डिंग किरचॉफ का जो लॉ है ये अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो तो क्लियर है आप सबको कि I1 I3 के बराबर कब हुआ, क्योंकि इधर कोई करंट नहीं है, ये आप इधर कोई करंट 0 करंट है, तो मीन्स जितनी करंट इधर है इनकमिंग और ये आउटगोइंग में इधर होगी तो वो इक्वल हो जाएगी।
अब मेन बात आती है कि जो सेकंड है, किरचॉफ का वोल्टेज जो लॉ है वो कैसे अप्लाई होगा यहाँ पर, वो आपको देखना होगा। तो चलिए उसके लिए देखते हैं। तो एक लूप ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर ऐसे, ये एक लूप बनाया मैंने, एरो बनाया इस तरीके से। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये कैसे अप्लाई होगा यहाँ पर, कि अगर ये डायरेक्शन, एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, इस टाइप से डायरेक्शन बनी हुई है। तो अगर हम एक ही डायग्राम में देखें, इसी की हम बात करें कि करंट यहाँ से आपने मूवमेंट किया इस टाइप से, ऐसे ऐसे गोल गोल में आपने मूव किया सर्किल के अंदर। तो जो I2 है, I2 जब आप ऐसे जाएंगे, फिर आप ऐसे जाएंगे और फिर आप ऐसे जाएंगे, 3 एरो बने हुए हैं। मैं इसको क्लियर बना देता हूँ और दोबारा से, जिससे आपको क्लियर समझ आएगा। ऐसे गए आप, फिर आप ऐसे गए और फिर आप ऐसे गए, ये पूरा आपने लूप कंप्लीट किया। जो करंट बनी हुई थी, एक करंट I2 है, एक करंट ये है और एक करंट ये है, ये I2 है और ये I1 है। अब आप देखना कि जब आपने यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपने I2 के साथ साथ तो ट्रेवल करना स्टार्ट किया सेम डायरेक्शन के अंदर। तो मैं लिख सकता हूँ I2 और इंटू R2, जो प्लस साइन के साथ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कुछ नहीं लिखना होगा आपको। अब आप इसमें आ जाए, आपने ट्रेवल ऐसे किया, बट करंट जो थी ऊपर से नीचे आई हुई है, मीन्स आपको कौन सा साइन यूज करना होगा, नेगेटिव साइन यूज करना होगा इस कंडीशन में। तो मैं लिखना होगा I1 और R1 और बराबर, कोई वोल्टेज कोई बैटरी अप्लाई नहीं है तो 0, या मैं लिख सकता हूं कि I1 R1 बराबर I2 R2, जैसे ये लिखा हुआ है। इस आप ऐसे इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट। तो उससे क्या आएगा, I3 और R3 और IX RX आ जाएगा। बट I1 I3 बराबर है, I2 IX बराबर है, तो दोनों इक्वल बराबर रखेंगे तो समीकरण क्या बन जाएगी, ये सेम बनेगी, क्योंकि दोनों धारा तो बराबर है ना, इनकमिंग आउटगोइंग। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आपने अप्लाई किया और आपने समझ लिया कि अगर चारों रेजिस्टेंस हैं, तो वो चारों रेजिस्टेंस जो अलग अलग आर्म्स में लगे हुए हैं, तो 2 लगातार आर्म्स का जो रेशियो होता है वो अलग, बाकी के जो 2 आर्म्स बचे होंगे उन रेशियो के बराबर होता है। तो यहां से क्या होगा, अगर 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू आप जानते हैं, तो जो लास्ट वन है बैलेंसिंग पॉइंट निकाल कर, कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर धारा मापी के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, उसको बैलेंसिंग पॉइंट कहते हैं। तो जैसे ही आपका बैलेंसिंग पॉइंट निकल जाएगा, तो आप अननोन रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप नहीं जानते, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप इस व्हीटस्टोन ब्रिज से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था इसके लिए। बस आपको रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो आपको ध्यान रखना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि किसका किसके साथ रेशियो ले। इस डायग्राम में ऐसा मत करना कि R1 R2 के रेशियो आप ले, नहीं, जो 2 लगातार आर्म्स के बीच है, 2 अलग अलग आर्म्स हैं, इसके बीच का तो R1 R3 के साथ ही आएगा और R2 जो है वो RX के साथ ही आएगा। तो सबसे बड़ी चीज ध्यान रखने की सिर्फ इसके अंदर यही होगी। अब अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत एप्लीकेशन है इसकी। लाइटिंग डिटेक्टिंग डिवाइस में ये यूज होता है। अननोन रेजिस्टेंस मैंने आपसे बोल ही दिया, प्रेशर को चेंज करने में, स्ट्रेंथ सर्किट के कैलकुलेट करने में, बहुत सारी सेंसिंग डिवाइस है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर। फोटो सेंसिटिव टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस के लिए होता है, और किसी भी सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस जो है या इंडक्टेंस को मेजर करना है, उसमें कुछ वेरिएशन देखने के लिए, इन सब के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ये सब के सब व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही काम करते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट पर ही बात करते हैं कि आपको बस क्या करना होता है, जोकी की हेल्प से एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर चीजें बैलेंस हो जाए। तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स अगर बच्चों को है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकता है। मैं कोशिश करूंगा आप सबके क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ। थैंक यू।